नमस्कार, मैं सुनील मौर्य। आज मैं फ़िटनेस के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ना ही मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करूँगा। मैं बात करूँगा मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल फिटनेस, ये जो दिमाग है इसकी फ़िटनेस के बारे में आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों लोग मेंटली हेल्दी नहीं हैं। वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है कि लोग मेंटली हेल्दी नहीं हैं। मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, 98% लोगों को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ की इशू ज़रूर है। कोई ना कोई मेंटली बीमार है। 98% लोग मेंटली बीमार हैं, भले किसी तरीके से भी रहें। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कि मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 98% लोगों को पागल बोल रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि लोग अगर कोई दिमागी रूप से बीमार है तो उसे हम पागल बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो वो पागल नहीं होता है, वो एक बीमारी होती है। अब वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जब वही दिमाग की बीमारी बढ़ती है तब वो पागलपन में पहुंचती है। बट फिर भी तो बीमार होता है ना। सर्दी खांसी भी तो बीमारी ही है ना। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो उसको अब तुम बीमार ही बोलोगे ना, कि जब तक कैंसर नहीं होता तब तक तुम उसको नहीं बोलोगे कि वो बीमार है। वैसी सर्दी खांसी जो हमारे बॉडी में होती है, जो हमको दिखती है, तो वैसी छोटी मोटी सर्दी खांसी हमारे दिमाग के अंदर भी होती है, जिसको हम दिमाग की बीमारी बोलते हैं। अगर आप सबके सामने हंसते हैं, अगर आप अच्छे से बात करते हैं लोगों से, और आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप अपने काम में भी बहुत अच्छे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप योगा करते हैं, आप सब करते हैं, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं मेंटली, आप 1% ही सही, आपको मेंटली दिक्कतें हैं। इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? क्यों हम मेंटली इतना प्रेशर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए? आप खुद सोचिए ना। आप एक 3 साल के बच्चे को सोचिए, हम 3 साल के बच्चे को डाल देते हैं प्ले स्कूल में। वो बच्चा वहाँ कुछ चीज़ें पढ़ता है, खेलता है, पढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, फिर उसके बाद स्टडी का लोड पड़ जाता है। सबसे पहला मेंटल स्ट्रेस हमको 5 से 6 साल के बीच चालू हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ऊपर के स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आगे और 4th, 5th, 6th, 10th, 12th। उसके बाद का मेंटल प्रेशर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। शुरुआत से जो मेंटल स्ट्रेस देना हम चालू करते हैं, चाहे मैं अपनी बात करूं या अपने बच्चों की बात करूं, ऐसा नहीं है कि हमने वो चीज़ें नहीं झेली, हम भी वो चीज़ें झेले, और हम अपने बच्चों को भी वही चीज़ें झेलने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि पढ़ो, दिमाग में लोड पड़ रहा है, पढ़ो, नहीं हो पा रहा है, पढ़ो, कुछ भी करो मगर पढ़ो। कोई बच्चा खेलना चाह रहा है तो नहीं, पहले पढ़ाई करो बाद में खेलना। कोई बच्चा अगर गाना गाना चाह रहा है तो बेटा नहीं, पहले पढ़ाई करो फिर गाना गाना। कोई बच्चा अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, वो जाना चाहता है, बट पहले पढ़ो फिर जाओ। क्या आपको वाकई लगता है कि 12 साल पढ़ने के बाद वो उतना एफर्ट लगा पाएगा उस गेम में? अब खुद सोचिए कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो निकले हैं, चाहे मैं क्रिकेट की बात करूं, चाहे मैं एक्टिंग की बात करूं, चाहे मैं सिंगिंग की बात करूं, उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की है? कोई 12th पास है, कोई 10th पास है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कॉलेज की डिग्री ली है, बाकी कोई नहीं। बट आज वो सक्सेसफुल हैं और अपनी ज़िंदगी खुली तरीके से जी रहे हैं। तो क्यों इतना प्रेशर दिया जाता है? क्यों इतना प्रेशर दिया जाता है बच्चों को कि बेटा सबसे पहले पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी?
अरे ठीक है, मानता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मगर इतना प्रेशर दे के मत पढ़ाओ। और वैसे भी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी ऐसा आप किताब खोल के देख लो जिसमें आपको ये पता चल जाए कि इस किताब में लिखी हुई चीज़ें उस बच्चे को आगे काम आने वाली है। अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उस किताब, आप पहली से लेके 12वीं तक की कोई भी किताब खोल के देख लीजिए, आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं दिखेगी जो बच्चे को उसकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखा सके। वो सीखेगा उस ज़िंदगी को जीते जीते, वो सीखेगा जब वो बाहर निकलेगा, काम करने जब निकलेगा, जब अपनी फैमिली संभालने निकलेगा, चाहे निकलेगा या निकलेगी, वो चीज़ें उनको तब सीखनी पड़ेंगी। और उस टाइम वो चीज़ें सीखते 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 फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एडजस्टमेंट मतलब हम पढ़ाई तो प्रेशर में कर लेते हैं, बट आने वाली सारी ज़िंदगी हम सिर्फ एडजस्ट करते जाते हैं, एडजस्ट करते जाते हैं। और ये मैं बात लड़कों की नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं एक पर्टिकुलर बात लड़कियों की कर रहा हूँ कि लड़कियाँ ही ज़्यादा प्रेशर झेलती हैं, कि लड़के ही ज़्यादा प्रेशर झेलते हैं, कि लड़कियों की ज़िंदगी टफ़ होती है, लड़कों की ज़िंदगी टफ़ होती है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, दोनों की ज़िंदगी अपने आप में टफ़ है, चाहे लड़कों की ज़िंदगी हो चाहे लड़कियों की ज़िंदगी हो। दोनों की ज़िंदगी आसान नहीं है और ना ही दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ है, अगर वो समझ के अपनी ज़िंदगी जिए। पढ़ाई के बाद बात आती है शादी। जो मेंटल स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ को ख़राब करने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है शादी। हालांकि बोलना नहीं चाहिए मगर ये है। अगर मैं बात करूं कि लव मैरिज की, तो लव मैरिज में क्या होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, फिर शादी करते हैं। मगर उतना जानना समझना उनके लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 10 साल रिलेशन में रहते हैं। और उसके बाद भी जब वो लोग शादी करते हैं तो फिर पूरे एक संग रहते हैं। रिलेशन में साथ रहना और शादी के बाद साथ रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। क्योंकि जब हम रिलेशन में रहते हैं तो हम सिर्फ 2 रहते हैं, बट जब शादी हो जाती है तो पूरी फैमिली आ जाती है। प्रेशर लड़के को भी उतना रहता है, प्रेशर लड़की को भी उतना रहता है। शादी के बाद एडजस्ट लड़का भी करता है, लड़की भी करती है। ये तो बात थी लव मैरिज की। फिर बात आती है अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में तो फिर तो मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना साथ रहे और डायरेक्ट शादी। मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को जानते ही नहीं और डायरेक्ट शादी हो जाती है। उस पर तो और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, ना हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ना प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं कि वो कैसे है, क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या तरीका है, उसके फैमिली का क्या तरीका है, क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से वो लोग रहते हैं। इससे भी दोनों को मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, लड़का हो चाहे लड़की हो। ये मैं अपनी बात या किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जो शादी के बाद जो होता है वो यही चीज़ें होती है। और इसको कैसे कम किया जा सकता, मैं चाहता हूँ इस मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। और मेंटल स्ट्रेस आना ज़रूरी है, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो। लव मैरिज में 1-2 साल के रिलेशन होने के बाद अगर हम शादी करते हैं तो 2-4 साल बाद ऐसा लगने लगता है कि क्या हमने सच में इसी इंसान से प्यार किया। अरेंज मैरिज में ऐसा लगता है कि मुझे सच में ऐसी ज़िंदगी जीनी थी। मैं सिर्फ उन लोग से पूछता हूँ जिन्होंने लव मैरिज भी किया है और अरेंज मैरिज भी किया है। भले एक पल के लिए ही सही, आपको अपने फैसले पे पछतावा होता है या नहीं होता है, बस कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं डेफिनेटली लिख के देता हूँ कि
आपको एक ना एक बार जरूर लगता होगा कि काश मैंने ये शादी नहीं की होती। सिर्फ उस बात को सोचने के लिए यहाँ एक छोटा सा प्रेशर पड़ता है दिमाग में, और वही प्रेशर कभी कभी कुछ लोगों को गलत काम करने पे मजबूर कर देता है, कुछ लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है, कुछ लोगों को गलत रास्ते पे निकलने में मजबूर कर देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जो सारा चक्कर है वो मेंटल हेल्थ का है। अपने मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने फिजिकल हेल्थ को छोड़कर। फिर हम और आगे जाते हैं। शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे की जिम्मेदारियां आती हैं, उसमें और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पड़ता है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, लड़का हुआ तो भी, लड़की हुई तो भी। लड़का हुआ तो ऐसा लगता है कि किसी अदर कास्ट की लड़की से शादी ना कर ले, भले साले हम लव मैरिज किए हों, भले हम अदर कास्ट की लड़की से शादी किए हों, मगर हम अपने बच्चे के लिए ये सोचेंगे कि कहीं वो अदर कास्ट के लड़के से के साथ शादी ना कर ले, या किसी अदर कास्ट की लड़की के साथ शादी ना कर ले। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगता है? आपने अगर दूसरे कास्ट में, दूसरे समाज में शादी किया है तो अपने बच्चे को भी छोड़ दो कि तुम भी किसी दूसरे समाज में शादी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि तुमने अगर अपने समाज में शादी किया तो अपने बच्चों को प्रेशर दो कि तुम मेरे ही समाज में शादी करो। उस चीज़ का प्रेशर भी माँ बाप लेंगे। अब वो प्रेशर आ गया बच्चे के ऊपर। तो ये जो मेंटल हेल्थ है ना, वो पैदा होने से लेके मतलब 5 साल से जो मेंटल प्रेशर जो पड़ना चालू होता है, वो डायरेक्ट हमारे मरते दम तक वो मेंटल प्रेशर हमारे अंदर रहता है, क्योंकि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। हम किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे ही अकॉर्डिंग हो, ये चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ मेरा बच्चा वैसा करे, या मैंने जैसा किया है वैसे मेरा बच्चा ही करे। मैंने अगर आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तो मेरा बच्चा भी आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम दे। मैं अगर डॉक्टरी किया हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, भले उसकी मर्जी हो या ना हो। और उसके बाद आती है दिक्कतें, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो फिजिकल हेल्थ भी कभी सही नहीं रहने वाली। कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें बॉडी को होना चालू हो जाएंगी, चाहे आप कितनों भी केयर करो अपनी बॉडी की। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी में कुछ भी करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें आनी चालू होंगी ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुद भले अपने तरीके से ना रहें, बट हमसे जो रिलेटेड है, हमारा बच्चा है, हमारी वाइफ है या हमारा हस्बैंड है, वो हमारे तरीके से रहे। पहले तुम अपने तरीके से रहना तो सीख जाओ। पहले तुम ये तो सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी खुशी किस में है, तुम किस चीज़ से खुश होते हो, क्या चीज़ें करनी तुम्हें पसंद है। पहले इस चीज़ों को तो देखो। पहले अपना मेंटल हेल्थ तो सही करो। तुमको जो मन है वो तुम करोगे तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और अब तुम्हारी आने वाली जो जनरेशन है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुम्हारी वाइफ है, उसका भी मेंटल हेल्थ तुम अच्छा रख सकते हो। उसको बोलो तेरी क्या मर्जी है, तुझे क्या करना है। मान रहा हूँ शादी के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता किसी के पास, सबको ले दे के ज़िंदगी जीनी रहती है। भले अपने पार्टनर के साथ तुमको रहना हो तो भी, ना रहना हो तो भी तुमको रहना है। इतना प्रेशर क्यों लेना है? कुछ ऑप्शन निकालो, बातें करो, हो सकता है कुछ सोल्यूशन निकल जाए। मजबूर मत रहो, सह के मत रहो किसी का। सामने वाले को बताओ कि मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, मैं ऐसा रहने चाहती हूँ, क्या तुम सपोर्ट करोगे? सामने वाला अगर समझता है तुमको, तुमसे सच में प्यार करता है तो वो सपोर्ट जरूर करेगा, और नहीं करता तो स्टैंड लो अपने लिए। ऐसे रिश्ते रखने से मतलब ही क्या जो तुमको समझ नहीं सकता। फिर घूम के बात आ जाती है समाज वालों की।
समाज क्या चाहता है, समाज क्या सोचेगा, शादी के बाद छोड़ दिए, बच्चा होने के बाद छोड़ दिया, फिर उसमें भी यहाँ प्रेशर पड़ेगा। समाज वाले ये सोचते हैं, समाज वाले ये सोचेंगे, समाज वाले गाली देंगे। समाज वाले आ रहे हैं क्या तुम्हारे लिए सहने के लिए? तुम्हारा मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए समाज वाले आएंगे क्या कि तुमको खुद को करना है? हजारों बीमारियां आती हैं सिर्फ इस मेंटल हेल्थ को खराब करने से, हजारों बीमारियां। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए अपनी खुशी के लिए। जो तुमको करना है ना वो कर डालो। मरने के बाद ना कुछ नहीं मिलने वाला। पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। जो है इसी जन्म में, कोई दूसरा जन्म नहीं होता इंसान का। कोई ऐसा नहीं होता कि इस जन्म में जो काम अधूरा छूट गया है वो पिछले जन्म, वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। ये चीज़ें सिर्फ किताबों में हैं, फिल्मों में हैं। ये चीज़ें रियल में नहीं हैं कि तुम इस जन्म में कुछ चीज़ें छोड़ के जाओगे तो तुम अगले जन्म में उसको पूरा करने आओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ज़िंदगी मिली है, निभाओ ना जिम्मेदारी यार। कौन मना किया निभाने के लिए? निभाओ, पूरी तरीके से निभाओ। इतना एफर्ट लगा दो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कि साला किसी को शक ही ना हो, किसी को डाउट ही ना हो। बट एक टाइम ऐसा निकालो जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी जियो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, ना कि दूसरों की खुशी के लिए कुछ करो। क्यों हम दूसरों के लिए तैयार होते हैं? क्यों हम दूसरों के लिए करते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग को बुरा लगेगा? क्यों? अरे रहो ना यार। बिना बाल के रहना है तो बिना बाल के रहो ना। लंबे बाल रखने तो लंबे बाल रखो ना। कुछ लड़कों के बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। अरे उनका मर्जी है रखने की यार, उसको फ़र्क नहीं पड़ता समाज वाले क्या बोलते हैं। कोई लड़की है बट लड़कों की तरह रहना चाहते हैं तो रहो ना यार, क्या दिक्कत है? शर्ट पैंट पहनो, जीन्स पहनो। कोई लड़की है उसे लड़की पसंद है तो करो ना यार लड़की पसंद। क्यों समाज के बारे में सोचते हो? कोई लड़का है उसको लड़का पसंद है तो क्यों सोचते हो समाज के बारे में? यार करो ना उसको पसंद। शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, उसको समझाओ ना, उसको बोलो कि मेरे को नहीं हो पा रहा है। जब तक हम सहते रहेंगे ना तब तक ये मेंटल हेल्थ खराब होता रहेगा और हम अपनी ज़िंदगी ही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी भी बर्बाद करते रहेंगे। क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे आगे किसी को नहीं बदल पाएंगे। यार सोचो, कितने इतिहास में कितने लोग ऐसे पड़े हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी सुनी है, उनको किसी के सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगत सिंह आज़ाद, उनके माँ बाप ने कितने सपने देखे थे कि उनके बेटे की शादी होगी, ये होगा। हर माँ बाप देखते हैं। उन्होंने अपना सोचा, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश को आज़ाद करना है। कम उम्र में फांसी लग गए, उन्होंने आज़ादी सोची। तुमको फांसी लगने कौन बोल रहा है यार? तुमको तो सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेने बोला जा रहा है। एक बार स्टैंड तो लो, एक बार खड़े तो हो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। जो पार्टनर पसंद है तो रहो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो यार। कम से कम अपनी लाइफ खुद से तो जियो। अरे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, अकेले रहोगे, अरे खुश रहोगे यार। समाज में थे तो मर मर के जी रहे थे, अगर अकेले रहे उसके बाद मर भी गए तो क्या जाता है? चलो अकेले रहे, कुछ हादसा हो गया तुम्हारे साथ, तुम मर गए, पहले भी तो मर मर के जी रहे थे ना, पहले भी तो इसको प्रेशर दे रहे थे ना। पहले कौन सा अच्छे जी रहे थे? जो चीज़ें तुमको नहीं समझ में आ रही हैं तो बोल दो सामने वालों को कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज़ें तुमसे नहीं हो पा रही है तो साफ साफ बोल दो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है यार। क्या करना है बोलो, ख़त्म करना है, क्या करना है? ये ना हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि एक बार जो हमने फैसला ले लिया ना
उस फैसले से फिर हम कभी हट नहीं सकते। सबसे गलत चीज़ है जो फैसला तुमने लिया है, हो सकता है वो फैसला गलत हो सकता है तुमको वो फैसला सही करना हो, तुम्हें उसे सुधारना हो। सुधार की गुंजाइश होती है कि नहीं होती? एक आईफोन है, आईफोन बनाने वालों को ये पता नहीं था क्या कि आगे ये सारी चीज़ें भी रखनी है? क्यों नहीं रखा? एक साथ डायरेक्ट बना देता। क्यों हर महीने हर साल उसको अपग्रेड किया जाता है? क्यों उसकी पुरानी गलती को सुधार के नया चीज़ें डाली जाती हैं? तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं कर सकते? क्यों हम अपने पुराने फैसलों को लेके बैठ जाते हैं कि वो जो फैसला हमने लिया था वो गलत निकल गया, तो हमें इसी गलत फैसले के साथ अपने आप को मार मार के जीना? यार होगा, सामने वालों को दुख होगा, फैमिली वालों को दुख होगा, तुम्हें तो खुशी मिलेगी। समाज वाले क्या हैं, वो तो बोलते रहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, किसी का मुंह बंद नहीं होगा। तुमको वाकई अगर अपना मेंटल हेल्थ, दिमागी हालत अगर सही में अच्छी रखनी है, मेंटल हेल्थ अगर आपको अच्छा रखना है, तो ऐसा करना चालू कर दो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो यार, बड़ी खुशियों की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे चीज़ों में स्टैंड लो, खड़े रहो, अपनी खुशी के लिए लड़ो। किस्मत के भरोसे मत बैठो कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, मेरी किस्मत में ये लिखा है, मेरी किस्मत में गरीबी लिखी है, मेरी किस्मत में ये लिखा है, मुझे ऐसे ही जीना है। मैंने अगर शादी कर लिया तो मुझे इसी इंसान के साथ जीना है, ऐसे ही मरना है। निकल सकते हो यार, जब चाहे तब निकल सकते हो इस ज़िंदगी से। कोई तुमको बांध के नहीं रखा है, तुम अपने से बंधे हुए हो। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, खुशियाँ ढूंढते रहो, ना मिले तो स्टैंड लो, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, जिद करो। तुम तो बदलोगे ही, साथ ही साथ ये दुनिया भी बदलेगी। इतिहास गवाह है कि किसी एक की जिद ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो सोचो, जब हर इंसान, जब हर कोई अपनी जिद पे आ जाएगा, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, गलत काम के लिए जिद पे नहीं आना, अपने आप को खुश रखने के लिए अगर सब अपने जिद पे आ गए, तो सोचो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। जिद्दी बनो, मगर अच्छे काम के लिए, अपनी खुशियों के लिए। तुमको किसी को अगर मदद करके खुशी मिलती है तो कोई तीसरा आदमी तुमको नहीं बताएगा कि तुमको उसकी मदद करनी है कि नहीं करनी है। तुम अपने से जाके कर दो। क्यों वेट करते हो कि कोई तुमको बोलेगा तो करूँगा, या करने से लोग क्या सोचेंगे? यार ये जो ज़िंदगी मिली है ना, ये इकलौती ही है, एक ही मिली है, इसी में ही सब चीज़ें करनी है और जानी है। कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं जो 1 साल ज़िंदा रहते हैं, 1.5 साल ज़िंदा रहते हैं, 5 साल ज़िंदा रहते हैं, 8 साल ज़िंदा रहते हैं, 12 साल ज़िंदा रहते हैं, 15 साल ज़िंदा रहते हैं, 20 साल ज़िंदा रहते हैं। उम्र का कोई भरोसा है क्या? अभी मैं निकलूँ यहाँ से बाहर, मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो सब वहीं थम जाएंगी, सब चीज़ें वहीं रुक जाएंगी। जितना मैंने सोचा है, जो चीज़ें मैं करूँगा, इतना मैंने जो सेक्रीफाइस किया है, मैंने जो जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, सब धरी की धरी रह जाएंगी। जो मेंटल प्रेशर मैंने इतने सालों से लिया है, वो सब पानी में मिल जाएगा अगर मैं मर गया तो मरने से पहले थोड़ा जीना सीख लो यार, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो यार, खुल के जीना सीखो यार, आज़ादी से जीना सीखो यार। आज़ाद हिंदुस्तान में हैं हम लोग, आज़ादी से जीना नहीं सीखे हैं अभी तक। प्रेशर लो, इतना भी प्रेशर मत लो कि दिमाग का दही हो जाए। फिट रहो, मस्त रहो,
आज थोड़ा सा अलग टॉपिक पे चल दिया। और फिटनेस कंपोनेंट्स बाकी हैं बहुत सारे, जिसके वीडियोस मैं डालता रहूँगा। तो फिट रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।